गुड मॉर्निंग सब लोग को। गुड मॉर्निंग बाबू। आप लोग कहाँ तक समझा दिए थे आप लोग को? इससे पहले वाले क्लास में हम शायद राष्ट्रपति शायद समझा रहे थे। हाँ, राष्ट्रपति के बारे में समझा रहे थे। किसी को प्रॉब्लम नहीं? राष्ट्रपति का ट्रिक भी बताए थे कल हम आप लोग को। एक तो शॉर्टकट में ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे उस ट्रिक को? इसका पहले बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं। राष्ट्रपति साहब का ट्रिक था पकानी कोका दुयो दसम। हो गया, ये शॉर्टकट ट्रिक हो गया। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी राष्ट्रपति की? प्रेसिडेंट साहब की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? फटाफट बोलिए, तो बच्चों वाला चीज़ है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? अरे भैया मेरे, भाग 1 शुरू होता है 1 से 4 पे ख़त्म हो जाता है। भाग 2 5 से 11 पे। भाग 3 12 से 35। भाग 4 36 से 51। तो ये कहाँ से चालू होगा? 52 से। अरे देखो ना भाई, 1 2 3 4 5 3 4, ये हो गया ना। ये कहाँ से शुरू होता है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। ये कहाँ से होता है? 5 से 11 तक। 3 क्या होता है? 12 से 35 तक। और ये क्या होता है? 36 से 51 तक। यही ना था। अब इसी में भाग 1 4 का क आएगा, वो 36 से 51 का क हो जाएगा। मेन तो यही वाला है ना। इसमें एक ठो आपका भाग 4 का क होगा, जिसको आप लोग ड्यूटीज कहते हैं, मूल कर्तव्य। वो अनुच्छेद 51 के क में चला जाएगा। अब ये तो भाग 5 है, 52 से ही नहीं स्टार्ट होगा यहाँ पे। चलो भाई अब 52 देख लेते हैं। ये कहाँ से चालू होता है? फटाफट बोलिए यहाँ से। 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। याद रखेंगे 10 ठो अनुच्छेद है राष्ट्रपति का, 52 से लेके 61। 10 हो जाएगा 52 से 61 के बीच में। हाँ, आगे समझाए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा सा नेट बफरिंग कर रहा है बाबू। वेरी गुड। 52 से 61 तक। प्रदीप लाल जी वेरी गुड। गुरु जी प्रणाम। भाई सब लोग को प्रणाम बाबू। एक ही बार हमारी ओर से आप लोग को नमस्कार प्रणाम सब हमारी ओर से ले लिया कीजिए। एक बार में धड़ाधड़ गुड मॉर्निंग करेंगे ना गुड मॉर्निंग होने लगेगा सबका। आगे देखा जाए। चलिए बाबू आगे आप समझा देते हैं। कहाँ तक समझाए थे? देखो भाई, अनुच्छेद 52 क्या था? फटाफट देखिए। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया है? ब्रिटेन से आया है। किसके समान है? वहाँ की महारानी के समान है। महारानी, वहाँ महारानी लोग होती हैं लोग। यहाँ वहाँ की महिलाएं क्या होती हैं? महारानी होती हैं। देखिए जितनी भी समझदार महिलाएं होती हैं ना दुनिया में, आप लोग जितने क्लास देख रही हैं लोग, जितनी समझदार महिलाएं होती हैं, जब उनकी शादी होती है ना तो अपनी पति का हर पल वो साथ देती हैं। ये ना कि उन्हें टेंशन देती हैं, और उसको कोशिश करती हैं कि इसे हम कामयाब इंसान बनाएं, और उसको टेंशन ना देके हमेशा उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं, और उसे समाज में राजा का सिंहासन दिला देती हैं। राजा का मतलब क्या है? कामयाब व्यक्ति एक राजा के तुलना रहता है, और उस राजा की वो खुद रानी हो जाती हैं। लेकिन जो लोल महिलाएं होती हैं वो क्या चाहती हैं कि उनको ट्रेनिंग मिला है बाकियों से कि पति को दाब के रखो, बस उनको नौकर बना के रख देती हैं। ऐसे नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, और नौकर बना के रखेंगे और उस नौकर की खुद नौकरानी हो जाएंगी। तो भाई खुद से सोचो, अगर हस्बैंड अच्छे पोस्ट पे तो वाइफ को ऐसे ही ले जाएगा। तो आज देखिए ना, हर शादीशुदा आदमी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों को यही लगता है कि हम ही आगे हैं यहाँ पे। लेकिन दोनों क्या समझाएंगे हम आपको? हमको तो शादी के नाम पे डर लगता है। तो घर वाला कहता है बाबू शादी करा देता है, डर जाता है। अरे बाप रे बाप, 10 गो फाउंडेशन बैच बराबर अकेले मेहनत है एगो ब्याह में। गजब है। लेकिन समझदार लड़की रहे तो लाइफ अच्छा हो जाएगा, और चौपट रहेगी ना तो यही नरक देख लेंगे आप। 53 में बोलिए बाबू। कार्यपालिका। इंग्लिश फटाफट बोलिएगा, लिख दीजिए इंग्लिश को। कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फटाफट। कार्यपालिका इंग्लिश में फटाफट बोलेंगे। कार्यपालिका को हम क्या लिख देते हैं? एग्जीक्यूटिव। ये लिख देते हैं, आप समझिए। एग्जीक्यूटिव नहीं होता, एग्जीक्यूट करना, काम को कंप्लीट करना, एग्जीक्यूट। समझ आ गया? तो जो काम को कंप्लीट करता है ना, उस ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हर चीज को समझते चलिए। एग्जीक्यूट मतलब होता है काम करना, और काम करने को कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब जैसे बैंक में देखिएगा तो बैंक में कई ठो काम है। एक लोन देने का डिपार्टमेंट है, एक कैश लेने का डिपार्टमेंट है, एक कैश देने का डिपार्टमेंट है, एक नया अकाउंट खोलने का डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट का एक ठो होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। समझ में आ गया? हर एक डिपार्टमेंट में क्या होगा? एक ना एक ठो बैठा रहेगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
ऑफिसर। लेकिन अब देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में 25-30, किसी भी चीज में 25-30 डिपार्टमेंट होता है, उसका होता है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। जैसे आप लोग भी यहाँ क्लास कर रहे हैं तो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो उसका एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेरे पास है, अब छोटे लेवल पर है लेकिन एक ऑफिसर है ना वो टेक्निकल का। अब एक कंप्लेंट सुनने के लिए उसको आप लोग पगला दिए हैं, फोन कर करके उसको गुड मॉर्निंग करने के लिए फोन करता है, तो उसका एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। लेकिन ये ससुरे किसके अंडर में काम करेंगे, तो इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर भी एगो बड़ा एग्जीक्यूटिव होना चाहिए जो सबका चीफ होना चाहिए, जिसे कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहते हैं सीईओ। कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी क्या है, सीईओ। तो देश का सीईओ कौन है, राष्ट्रपति है। समझ में गया, बच्चों का चीज होता है पॉलिटी। हमको यही समझ में आता है जब पॉलिटी पढ़ा के आदमी मास्टर हो जाता है, यार इसमें पढ़ाने वाली क्या चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत हंसी आता है यार। अगर हम डॉक्टर बने रहते तो मेहनत करना रहता कि भाई किसी का ऑपरेशन करो, ये है वो है। मास्टर में क्या दिक्कत है यार, एकदम सिंपल सा चीज़ पढ़ाना है। देखो कितना आराम से लड़कों को समझ, हद क्या हो जाती है, लड़कों को पता नहीं चलता इसका सीईओ मतलब क्या होता है। देखो कितना सिंपल चीज़ है सीईओ, है कि नहीं। मास्टर बहुत सिंपल होता है। हाँ सोच रहा हूँ सर हम भी मास्टर बन जाएंगे। बताओ तो भाई देश का ओरिजिनल सीईओ कौन है, मतलब ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक कौन है, ओरिजिनल जो सब करता है, पीएम साहब है ओरिजिनल। और एक औपचारिक काम के लिए राष्ट्रपति साहब है। हाँ इतना तो समझ रहे होंगे आप लोग। 54 नंबर में क्या है भैया, निर्वाचन होता है या नियुक्ति। निर्वाचन इंग्लिश बोले तो इलेक्शन, इलेक्शन यहां तक समझाए थे, फटाफट देखते हैं कितना लोग। निर्वाचन कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयोग है वो कराती है। प्रत्यक्ष हम लोग वोट देते हैं कि इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट वोट नहीं होती है बाबू, इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। वोटिंग कैसी होती है, इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। समझ में आ गया, इनडायरेक्ट वोटिंग। शायद इन लोग का पीडीएफ नहीं होगा, ये वाला राष्ट्रपति वाला पीडीएफ नहीं है शायद, वो पीडीएफ बन चुका है, उसको आज याद से अपलोड करा दीजिएगा। बाबू लोग शायद इसका पीडीएफ नहीं गया आप लोग को, इसको हम आज लोड करा देंगे इस क्लास के बाद। कोशिश कीजिए ना कि दिमाग में एक ही बार घुस जाए, एकदम सिंपल हो जाएगा। निर्वाचन करती है, निर्वाचन कौन करता है, तो एक निर्वाचक मंडल करता है। यहां तक समझाए थे ना, फटाफट देखिए तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लेकिन इसके मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेता है, तो राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन और विधान परिषद, ये लोग भाग नहीं लेते हैं। एंग्लो इंडियन में उसी लड़के को शामिल किया जाएगा जिसके बाबूजी यूरोप के थे, अमेरिका वालों को नहीं रखेंगे। और यूरोपीय वाले को क्यों रखते हैं ये भी समझा दिए थे। निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय होता है, यानी जो कम वोट पाया उसका लेके बाकी वालों में दे दीजिए। अनुपातिक पद्धति यानी प्रिफरेबल वोटिंग होती है, मतलब सबको वोट देना है। कितने चरण की मतगणना आप कल बताए थे, प्रथम चरण द्वितीय चरण बताए थे ना, बीवी गिरी के समय द्वितीय चरण की मतगणना का 9 बताया था। वही एक राष्ट्रपति थे बीवी गिरी जिनके समय में द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। अब मैं कई चीजें कल कंसेप्चुअल चीजें समझाए थे ना, कि जितने लोग उठे रहेंगे उतने ही चरण की मतगणना होगी। अब आगे समझाते हैं। निर्वाचन बड़ा लंबा प्रोसेस है बाबू, इसको आज कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद कोटा और कार्यकाल बता देंगे। हाँ अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ चीजें हैं जो कॉस्मेटिक सुधार की जरूरत है, चलिए उसको भी बता देते। देखिए कहा गया है कि, देखिए आप बताइए दिल्ली में विधानसभा है या नहीं है, विधानसभा है। पांडिचेरी में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। तो ये लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। एक्चुअली ये लोग जो हैं वो केंद्र शासित हैं। क्या है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ससुरा ये केंद्र शासित है क्या, चलिए समझा देते हैं। कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे आप लोग, जब क्वेश्चन पूछे तब खटाखट कमेंट मारिए, अच्छा लगता है। अरे हमारा प्यारा भारत गायब हो गया, यहाँ है पुराना नक्शा। चलिए बाबू पुराने पे ही काम चला लीजिएगा आप लोग, नक्शा के बैच में नया नक्शा बताएंगे। देखो भाई राज्य तो आप समझते हैं, ये जैसे गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ऐसे यहाँ यूपी वगैरह हो गया, बहुत सारे राज्य हैं सब। ये बिहार हो गया, ये यूपी हो गया। हाँ ऐसे राज्य में कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत है केंद्र शासित। तो देखिए केंद्र बोले तो दिल्ली, और केंद्र शासित मतलब जहां दिल्ली का शासन चल रहा है, यानी जहां से कंट्रोलिंग दिल्ली हो रही है। तो वैसे जगहों पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है जो देश से बहुत दूर दराज थे।
जैसे अंडमान निकोबार। एक बात बताइए, अगर अंडमान निकोबार को राज्य बना देते तो यहाँ का शासन किसके पास चला जाता? मुख्यमंत्री के पास। और मुख्यमंत्री स्वतंत्र है अपने काम को करने के लिए। कहीं ये ससुरा दूसरे देश से मिल जाता, कहता कि नहीं हम भारत में नहीं रहेंगे, बगावत हो सकता था। इसलिए कहा गया ससुरा जितना दूर दराज का एरिया है सब केंद्र शासित रहेगा, सब वहाँ का कोई डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं। सब छोटा मोटा डिसीजन लो, नाली किधर बनेगा, सड़क की सफाई कैसे होगी, स्कूल चल रहा है कि नहीं, मास्टर आ रहा है कि नहीं, नेटवर्क है कि नहीं, बाकी सारा बड़ा बड़ा डिसीजन सीधे कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। समझ में आ गया? और केंद्र सरकार वहां पर उप राज्यपाल या प्रशासक भेजती है। समझ में आ गया? जो दूर रहते हैं सब वो सब, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर दमन द्वीप है, यहाँ ऐसे ही करके पांडिचेरी है। तो जितने चीज आप कहेंगे पांडिचेरी में क्या दिक्कत था, तो भैया सॉरी चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ जो था ना वो हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है। दोनों लड़ जाएगा सब तो दिक्कत होगा ना। कहा गया तू ही उधर, तू ही केंद्र सरकार का शासन रहेगा, वही जो बोलेगी वही होगा। समझ आया? अब एक समस्या आ गई, कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे ना जहां लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी, जैसे पांडिचेरी, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। जैसे जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित बन गया, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। खुद दिल्ली, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा जनसंख्या रहेगी उतनी ज्यादा शिकायतें होंगी। अब जितना ज्यादा शिकायत होगा धड़ाधड़ शिकायत दिल्ली पहुंचेगा, और दिल्ली का तो दिल्ली पहुंचबे करेगा। केंद्र सरकार पगला जाएगी, रे रे ससुरा कहीं का तो है, बड़ी शिकायत आ रहा है। तो कहा गया है कि वैसा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, तो उन लोग की समस्या को सुधार करने के लिए वहां विधानसभा बना दिया गया है। वो लोग विधानसभा में ऐसे ही मुख्यमंत्री का चुनाव करे जैसे बाकी के लोग मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, और अपने मुख्यमंत्री को सारा समस्या बताओ, हमको नहीं बताओ। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री का ज्यादा पावर नहीं रहेगा जैसे बाहर के लोगों का। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री बेचारे अरविंद केजरीवाल, उनके पास खुद उनकी पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, वरना दिल्ली पुलिस केजरीवाल के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए क्राइम के लिए जिम्मेदार दिल्ली पुलिस नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे ही हो गया। तो आप बताइए, तो कुछ वैसे ही राज्य जिनकी जनसंख्या ज्यादा है वहीं पर विधान परिषद मतलब विधानसभा दी जाएगी, वैसे केंद्र शासित में। तो बताइए, यहाँ भी विधान परिषद है, दिल्ली में भी है, पांडिचेरी में है। तो दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, इसको किस में शामिल किया जाएगा? क्या राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। समझ में आ गया? तो एक चीज ये पूछता है, पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, अभी ये भी आ गया। तो ये चीज आप समझ जाएंगे, इनको क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया जाता है। अब एक बात बताते हैं आपको, कैसे बताएं आपको? जैसे देखिए, फिर से बताते हैं, नक्शे ले आते हैं। यहाँ एक्चुअली क्या है कि विधानसभा कभी कभी ना डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है। अब ये आपको पढ़ना अनुच्छेद 171 में, और हम यहाँ केवल 71 में नहीं पहुंचे हैं, तो पूरा डिटेल से कैसे बताएंगे? इसलिए जो जरूरत है उसको बता देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आप में से बहुत से लड़के फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आप अपने मेन टॉपिक को भूल जाते हैं। यहाँ मेन टॉपिक राष्ट्रपति है। आप में से बहुत से लड़कों फोकस किए होंगे सब केंद्र शासित प्रदेश में। भैया जब हम भाग 8 पे आएंगे ना तो केंद्र शासित पढ़ा देंगे हम, टेंशन नहीं लो। अभी राष्ट्रपति पे फोकस रही है। तो जो मेन टॉपिक वहां रही है, जैसे देखिए ये गुजरात है, आई कहाँ भाग रहा है भाई? ओह, ये गुजरात है, और ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, ऐसे हैं। ये सारे राज्यों की जितनी भी विधानसभाएं हैं, ये सारी की राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। भंग होने का मतलब वहां किसी की सरकार नहीं रहती है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो जब विधानसभा भंग रह जाएगी तो वो विधानसभा काम ही नहीं करती है। तो जैसे मध्य प्रदेश में नौबत आया था भंग करने की, लेकिन हो नहीं पाया यहाँ पे कोरोना की वजह से, तो ये भंग हो सकती हैं। तो मान लीजिए कि अगर गुजरात और मध्य प्रदेश की विधानसभा भंग है और उसी दौरान राष्ट्रपति का चुनाव चालू है, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे भैया। जब भंग है विधानसभा, आपकी पावर छीन ली गई है, तो आप कैसे जाइएगा चुनाव लेने? तब बताइए, इनको तो अधिकार था विधानसभा में भाग लेने का, विधानसभा तो भाग लेती है। अब ये यहाँ विधानसभा भंग है, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव रोका जाएगा कि ये लोग जब वापस आएंगे तब होगा? नहीं रोका जाएगा। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव को हर हाल में 6 महीने में करा लेना है। कितने महीने में? 6 महीने में करा लेना है। और अगर 6 महीने में नहीं हो पाया तो फिर उसके लिए कंपलसरी आपको कराना ही है, तो आप किसी का वेट नहीं कर सकते हैं। तो कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भाग लेती है, लेकिन अगर कहीं की विधानसभा भंग है तो वहां के लोग काम ही नहीं कर सकते हैं लोग, तो उसके लिए वेट नहीं किया जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर से 370 जानते हैं क्यों हट गया? क्योंकि वहां पे विधानसभा भंग था। वहां महबूबा मुफ्ती और वो जो शेख अब्दुल्ला हैं
उनको फारूक अब्दुल्ला, उन लोग की पार्टी में विवाद चल रहा था। दोनों को मिला लेते तो सरकार बन जाती, दोनों सरकार में रहते तो 370 नहीं हटता। दोनों गठबंधन तोड़ लिया, सब बहुमत की सरकार नहीं थी, अब सरकार नहीं बन पाया तो केंद्र शासित प्रदेश है। अब जब भंग है तो वहां का शासन केंद्र देखेगी। केंद्र ने कहा अच्छा मौका मिला, 370 खत्म कर दिया गया। तो 370 खत्म करने में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो थी वो महबूबा मुफ्ती की थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपस में अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ उन लोग के लिए गड़बड़ हुआ। तो ये समझ में आ गया। जब कभी भी राज्यों की विधानसभा भंग रहेगी तो उस स्थिति में कभी भी, राज्यों की विधानसभा भंग रहने की स्थिति में कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव को नहीं रोका जाएगा। हाँ आप गए सर। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए एक आदमी है, कम से कम 200 बार कमेंट करेंगे। क्या नाम है इनका? इनका मैप का पेमेंट फंस गया है। भाई आ जाएगा, फंस गया है तो टेंशन क्या लेते हैं। और जितने लोग बाबू देखिए, कई लड़का क्या किया है, सब सुनिए ध्यान से। जो लोग ऑफिशियली नहीं परचेज किए हैं, कुछ दूसरे लड़के से परचेज किए हैं, तो जो अपना दूसरे को दिए हैं वो भी बंद हो जाएगा आज के बाद। याद रखेंगे आप लोग, आप सिंगल आईडी से आप ही खोल सकते हैं लोग, फिर आपका भी बंद हो जाएगा। और बंद हो गया आपका, आपने ज़्यादा होशियारी किया है, दूसरे जगह से कई ऐसे लड़के हैं जो परचेज कर लिए हैं सब जैसे, और दूसरे को दे दिए हैं सब। तो ये चीज़ें जैसे करिएगा तो आपका भी खत्म हो जाएगा, उसका भी खत्म होगा। मेरे पास अगर उसका स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे कि सर मेरा खुल नहीं रहा है, तो हम उठा के पुलिस स्टेशन में दे देंगे। नौटंकी नहीं कीजिएगा, इतना कम फी रखा जाता है ताकि हर एक लड़का पढ़ सके। ये पॉलिटी का बैच है ना, 11 रुपये से शुरू हुआ था, फिर 150 पे और 199 पे। इतना कम फी है, इससे भी ज़्यादा नौटंकी नहीं करेंगे लोग। जितना ताम झाम किए हैं लोग वही फंसा होगा। चिल्ला रहे हैं लोग ना कि सर मेरा फंस गया है, तो कुछ लोग तो ऑथेंटिक हैं कि भैया आपका फंस गया होगा, उसमें कुछ लोग होशियारी कर रहे थे इसलिए फंस गया। चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो ये दिल्ली विधानसभा इत्यादि को भी शामिल किया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग रहेगी तो भी राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव को 6 महीने में करा लेना जरूरी होता है। अब आगे देखते हैं। रामनाथ कोविंद को 8 लाख वोट मिल गया। 8 लाख कैसे मिल गया भाई? हर राज्य में तो उतनी सीट ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? एक विधानसभा भाग लेती है, विधानसभा में बैठते हैं लोग एमएलए लोग। और कौन लेता है? लोकसभा भाग लेती है, लोकसभा में बैठते हैं लोग 545 एमएलए। 545 में 543 का ही चुनाव होता है। 2 एंग्लो इंडियन तो वोट डालते नहीं है यहाँ पे। राज्यसभा बैठती है, राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? 245 है। 245, हालांकि 12 इसमें भी मतदान नहीं करेंगे लोग वहाँ पर, जो उसमें मतलब क्या होते हैं लोग जो चुन के आते हैं लोग, इतने ही ना है लोग। हाँ एमएलए अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। बिहार में 243 हो जाएंगे सब, 504 हो जाएंगे सब, यूपी में अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाएंगे। तो कितना भी हो जाएंगे ससुरा, 8-10 लाख तो कभी नहीं होंगे सब, होंगे सब कभी? अरे कितने राज्य में से विधानसभा होंगे सब, हो गया। तो 8 लाख कैसे हो गया? तो देखिए इसमें वोट की वैल्यू होती है। वोट की वैल्यू कैसे होती है? जो राज्यों की विधानसभा है उसमें कौन बैठता है? एमएलए बैठता है। तो एमएलए का जो वोट की वैल्यू होती है वो क्या होती है पता है? उस राज्य में, जिस राज्य का वो एमएलए है, उस राज्य की जनसंख्या, जहां का वो एमएलए है। जैसे बिहार में है तो बिहार की जनसंख्या देखी जाएगी, यूपी का एमएलए है तो यूपी की जनसंख्या देखी जाएगी, बटा उस राज्य में कुल विधानसभा सीट, विधानसभा की कितनी सीटें हैं बटा 1000। सपोज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये है एक एमएलए का वोट। अब एक एमएलए का वोट हजारों में आ जाएगा। देखिए कैसे, आगे देखते चलिए। मान लीजिए कि कोई राज्य है, सपोज कर रहे हैं, देखिए हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका राज्य समझ लीजिए राजस्थान। राजस्थान का राज्य मान के चलिए कि यहाँ की जनसंख्या जो है वो आपकी 10 करोड़ है। हम यहाँ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा जी? कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 10 करोड़ है। सपोज कीजिए कि राजस्थान की जनसंख्या 10 करोड़ है। 10 करोड़ है नहीं, हम मान के चल रहे हैं। अब वहाँ पे विधानसभा की सीटों को सपोज कर लीजिए कि वहाँ पे विधानसभा की सीट जो है 250 है। मान लीजिए यहाँ पर हम एक्यूरेट इसलिए नहीं मान रहे ताकि आप लोग को फिर दशमलव में आ जाएगा तो दिक्कत होगा फिर कैलकुलेशन करने में। इंटू 1000 ये है ना। देखिए ये 3 जीरो क्या करेगा? इस 3 जीरो को हटा देगा, ये जीरो इस जीरो को हटा देगा। यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर अब यहाँ देखिए इसमें अब इसको भाग देंगे तो कितना हो गया? 25 से इसको भाग देंगे 100, कुछ लगभग 400 आ रहा है। आ जाएगा ना जी?
हो गया 400। तो अगर यहाँ देख लीजिएगा आप कैलकुलेशन, तो राजस्थान का एक एमएलए जो वोट देगा वो कितना हो जाएगा 400, इस हिसाब से। तो हर राज्य का अलग अलग है। अब आप निकालते रहिएगा अपने राज्य की जनसंख्या। करना क्या, आप जिस राज्य के स्टूडेंट है आप वहाँ ऊपर जनसंख्या रखिएगा, फिर पता कीजिएगा उस स्टेट में कितनी असेंबलीज हैं सब, उससे भाग दीजिएगा, नीचे 1000 से करिएगा। अब देखिए एक एमएलए है, ये राजस्थान के एक एमएलए का वोट आया, लेकिन हमने माना कितना था कि राजस्थान में कितने एमएलए है, 250। तो अगर टोटल राजस्थान के लोगों का वोट देखेंगे राजस्थान में, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसमें फिर से आप 250 से गुणा कर दीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर टोटल वोट। देखिए तो ये तो 3 जीरो वैसे ही आ जाएगा, ये 3 जीरो दिख रहे हैं, एक यहाँ 3 जीरो ऐसे हो जाएगा। अब 25 चौक को 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 लाख। यानी अकेले राजस्थान से कितना वोट आ गया है 1 लाख। अब सोचिए ऐसे ही यूपी से आएगा, ऐसे मध्य प्रदेश, ऐसे 16-17 लाख वोट हो जाते हैं। तो एमएलए का वोट कितना होता, ये हम समझने के लिए बोले थे। आप में से इतने तो होशियार होंगे सब, महिलाओं को भी समझ में आ रहा होगा इसमें, हाँ ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एमएलए का वोट कैसे निकाला जाता है, उस राज्य की जनसंख्या बटा एमएलए गुणे 1000, ये एमएलए का वोट आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग देता है, विधानसभा, तो विधानसभा में कौन बैठता है, एमएलए, आगे बताएंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आते हैं लोकसभा, लोकसभा में भी बैठते हैं एमपी लोग, और राज्यसभा इसमें भी बैठते हैं लोग एमपी लोग। तो एक एमपी का वोट निकालना है, तो देखिए लोकसभा में भी बैठेगा तो एमपी का लाएगा, राज्यसभा में भी बैठेगा तो एमपी का लाएगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट का मेंबर है। तो एक एमपी का वोट, एमपी का वोट कितना होगा भाई। तो जिस तरह से हम लोगों ने एमएलए का वोट निकाला, तो जब तक आप एमएलए का वोट नहीं निकालेंगे तब तक आपसे कभी भी एमपी का वोट नहीं निकल सकता है, क्योंकि एमएलए के वोट पर ही आश्रित है आपका एमपी का वोट। इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए यहाँ जनसंख्या लिए थे, तो यहाँ कुल एमएलए का वोट लेंगे, कुल एमएलए का वोट, कुल एमएलए का वोट ले लिए बटा कुल एमपी। अब टोटल एमपी यहाँ कितने हो जाएंगे, आप बताइए टोटल एमपी कितने होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर टोटल एमपी होंगे। तो लोकसभा को और राज्यसभा को दोनों को मिला देंगे तो टोटल एमपी का वोट आ जाएगा। तो जितने राज्य, जैसे हर एक राज्य के एमएलए का वोट जोड़ लीजिए, और उसमें टोटल एमपी, एमपी मतलब क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जोड़ते हैं, भाग दे देंगे तो हो जाएगा। इसको अगर जोड़ते हैं तो इसको भाग देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। अमूमन ये वैल्यू देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, आप जोड़ के निकालिएगा। ये चुनाव आयोग ने बताया है कि संसद में एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति को वोट देता है तो उसकी वैल्यू होती है 708। यानी मोदी जी ने अगर राष्ट्रपति को वोट दिया तो वैल्यू कितनी है 708। राहुल गांधी ने भी वोट दिया, वो भी एमपी है 708। स्मृति ईरानी भी 708, अमित शाह भी 708। जितने सांसद लोग होते हैं उनकी वैल्यू 708 होती है। ये फिक्स होती है सांसद की, क्योंकि संसद तो एक ही है दिल्ली में। लेकिन एमएलए की वोट वैरी करती है, वो वैरी करेगी उस राज्य की जनसंख्या पर। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और ये भी डिपेंड करती है कि उसमें कितनी सीटें हैं। ये याद रखें, ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को, किसी को दिक्कत नहीं। ये याद रखना सिंपल है भाई। कैसे सिंपल है, पहले निकालना है एमएलए का। एमएलए का निकाले बिना आप एमपी का निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एमपी के वोट को निकालने के लिए आपको एमएलए की ज़रूरत है। एमएलए मतलब हर राज्य में जो रहते हैं, एमपी जो देश चलाते हैं संसद में। बताइए एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होगी, एमएलए की मिटा देते हैं इसको, चलिए फटाफट बताएंगे एमएलए की वोट की वैल्यू। सुनिए कैसे, उस राज्य की जनसंख्या बटा कुल एमएलए गुणे 1000, उस राज्य की जनसंख्या बटा कुल एमएलए गुणे 1000। तो यानी एक एमएलए की संख्या बराबर कैसे हो जाएगी, एक एमएलए बराबर, यहाँ हम सीधे लिखते हैं जनसंख्या। अब ये नहीं लिखेंगे कि उस राज्य की जनसंख्या, इतना तो आप समझ जाएंगे कि उस राज्य की जनसंख्या की बात कर रहे हैं। उस राज्य की जनसंख्या बटा टोटल एमएलए, टोटल कितने एमएलए हैं वहाँ पर, अगुड़े 1000, ये हो जाएगा आपका एमएलए की। अब उसके बाद से देखते हैं एमपी का। एमपी में क्या है, इसी को उठा दीजिए, टोटल एमएलए, टोटल एमएलए का वोट पूरे इंडिया से बटा टोटल एमपी, टोटल एमपी, ये फिक्स वैल्यू आ जाती है 708। और ये हर एक राज्य के लिए डिफर करती है, अलग अलग डिपेंड करती है। समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है। और आप पढ़े होंगे मैथ में कि किसी भी चीज़ का अगर न्यूमरेटर ज़्यादा होता है ना तो उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है, इसलिए जिसको भी देखिएगा वो यूपी में भागना चाहता है, क्योंकि यूपी के एक एमएलए की वैल्यू ज़्यादा है। यूपी में जिसकी पकड़ है उसके हिसाब से राष्ट्रपति आ जाएगा। यूपी में एमपी की सीटें 80 हैं, जो उसकी पकड़ होगी वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसलिए
बोलिए मोदी जी गुजरात में पैदा हुए, जीते गुजरात में भी, बड़ोदरा से भी तो जीते थे 2014 में, और बनारस से भी जीते थे, लेकिन बड़ोदरा छोड़ दिए, अपनी जमीन छोड़ दिए, कहाँ चले आए? यूपी में। इसलिए देखिएगा यूपी में सब प्रधानमंत्री इधरे भागता है। सर राहुल गांधी हार गए तब ना भागे वहाँ पे, वरना ये भी अमेठी से उठते थे। सोनिया गांधी रायबरेली, इंदिरा गांधी रायबरेली, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद, मोदी जी बनारस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब खेल है इसका। अब आप नेतवा कहेगा सब कैसे कि बना, तो बहाना ढूंढ लिया जाता है। बनारस ये किसकी धरती है बनारस में? तो काशी विश्वनाथ जी की धरती है, विश्वनाथ भगवान थी, तो हम विश्वनाथ की धरती पे रख रहे हैं। तो भैया मोदी जी आप सोमनाथ की धरती काहे छोड़ दिए? सोमनाथ जी क्या खराब थे? गुजरात भी तो सोमनाथ की धरती है, भगवान सोमनाथ की, अब बनारस विश्वनाथ की है। तो भाई अब बहाना होता है सबको। समझ में आया कि नहीं रहा? मेरे कहने का सेंस है कि आप किसी भी पार्टी को रखिए, लेकिन चाल समझिए कि बोल क्या रहा है, पीछे मकसद क्या है। तो एमएलए की वहां ज्यादा वैल्यू है, ये समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। एक एमएलए की वोट बराबर एमपी एमएलए इस सब की वोट की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको कहाँ तक समझाए थे? यहाँ देखिए, निर्वाचन से रिलेटेड हर एक चीज समझ में आ गया आप लोग को। एकल संक्रमणीय को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, यानी जो कम पाया उसको दे दीजिए ज्यादा को। अनुपातिक पद्धति यानी क्या होता है? अनुपातिक पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्रीफरेबल वोट, कि सबको वोट देना है एक दो करके। पहली चरण की मतगणना में फर्स्ट रैंक गिना जाता है, दूसरी चरण में सेकंड रैंक गिना जाता है। टोटल कितने चरण हो सकते हैं? जितने उम्मीदवार हो सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो केवल लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत लोग भाग नहीं देते हैं। एक और चीज होती है निर्वाचन में, ध्यान से समझिए। निर्वाचन में एक चीज होती है जमानत। जमानत राशि। देखिए जमानत राशि क्या होती है? बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। जमानत राशि में दो ही चीजें याद रखेंगे। राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 रुपये होती है, और ये कब जब्त हो जाती है? जब 1/6 वोट नहीं मिलता है तब। क्या चीज है भैया ये? देखिए एक बात बताइए, हम किसी के यहाँ शादी में गए और हमको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिला, तो ऐसा थोड़ी है कि कुर्सी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन ये बात मेरी प्रतिष्ठा की है कि ससुरा खान सर को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिला। सोच रहे हैं ना कि ये बात जो है ये हमारे बीमार पड़ने इत्यादि की नहीं है। बात यहाँ ये है कि खान सर को ये लोगों ने कुर्सी तक नहीं दिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो मेन समस्या इस चीज की है। उसी तरह राष्ट्रपति के में भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को के एक सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। क्या जमा करनी है? सिक्योरिटी मनी। ये सिक्योरिटी मनी क्या है कि आप जब चुनाव लड़ते हैं ना, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में है मर्यादा का ध्यान रखेंगे। सिक्योरिटी मनी आपसे रखवाया जाता है 15,000 रुपए, और कहा जाता है कि जो वोट डाला जाएगा ना, उस टोटल वोट का आपको 1/6 वोट मिलना चाहिए। मान के चलिए टोटल 60 लोगों ने वोट डाला है। कितने लोगों ने? 60 लोगों ने। तो इसका 1/6 कितना होगा? भाग दीजिए 10। तो कम से कम आपको 10 वोट मिलना चाहिए कि भैया कम से कम तो 10 वोट मिले। 60 लोग में कम से कम आपको 10 लोग पसंद करें। तो कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना सिक्योरिटी मनी 15,000 जमा करेंगे, और अगर उन्हें 1/6 वोट नहीं मिला तो ये 15,000 रुपया नहीं लौटाया जाएगा। तो भैया ये राष्ट्रपति के लिए 15,000 बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन शर्म की बात है भैया, तुम्हारा जमानत जब्त हो गया। इसी को कहते हैं जमानत जब्त हो जाना, जमानत राशि जब्त हो जाना। ये नियम सब पर लागू होता है। कोई भी चुनाव आप लड़िएगा, मुखिया से लेके आप प्रधानमंत्री तक में, तो आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। और ये सिक्योरिटी मनी सबका अलग अलग होता है, लेकिन ये नियम सेम है सब में कि आपको हर चुनाव में कितना वोट पाना है? कम से कम 1/6 वोट पाना है। अगर 1/6 वोट नहीं पाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी, जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप बताइए ना, जमानत जब्त होने से राष्ट्रपति गरीब नहीं हो जाएगा। राष्ट्रपति से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति से आपकी बेइज्जती होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? वो कैमरा सही से नहीं आ रहा है क्या? हिलाना नहीं, देखो हवा ऐसा लग रहा था जैसे कैमरा नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जमानत राशि समझ में आ गई आप लोग को? किसी को दिक्कत नहीं है? कितना रखा जाता है जमानत राशि? 15,000 रुपया आरबीआई के पास रखना होता है। कितना वोट मिलना चाहिए? कम से कम 1/6। कितना वोट मिलना चाहिए? 1/6 वोट मिल जाएगा। जैसे 1/6 वोट मिल जाएगा, समझ जाइएगा आपको कि जमानत राशि आपकी जब्त नहीं हुई।
आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिए, 15,000 रुपये। ओहो, साउंड कट गया। साउंड तो जा ही रहा है। साउंड कहाँ कटा हुआ है? साउंड जा ही रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। जमानत राशि हो गए, यहाँ पे चुनाव की सारी चीजें खत्म हो गई। राष्ट्रपति साहब का अनुच्छेद 54 खत्म हो गया। अब देख लेते हैं 55 और 56। राष्ट्रपति के 55 में क्या है? कोटा। 56 में क्या है? कार्यकाल। राष्ट्रपति साहब का कोटा आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 55। राष्ट्रपति साहब का कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। ये कोटा क्या है? कोटा यह है कि एक मिनिमम वोट, मिनिमम वोट, आपको कम से कम एक मिनिमम वोट पाना है, ये आपके पास राष्ट्रपति जी के लिए कोटा होता है। अब राष्ट्रपति का कोटा क्या है? तो पहले ये डिसाइड किया गया था राष्ट्रपति का कोटा में कि आधे से ज्यादा वोट रहना चाहिए आपके पास, यानी टोटल जो वोट होता है, मतलब जितना भी वोट डाला गया उसमें से आधे से ज्यादा वोट आपके पास रहना चाहिए। अब टोटल वोट मान लीजिए कि पड़ा कितना भी पड़ा, टोटल वोट, एक कोटा कैसे निकालें? टोटल वोट निकाल देते हैं। टोटल वोट बटा उम्मीदवार, उम्मीदवार की संख्या। मान लीजिए 2 लोगों ने आया है उम्मीदवार की संख्या। अब इसको भाग दिया गया और कहा गया कि इसमें से मान लीजिए कि टोटल वोट पड़ा है 100, टोटल वोट पड़ा है 100 और उम्मीदवार कितने थे? 2। काटेंगे तो कितना आएगा? 50। तो कहा गया कि देखिए 50 में तो बराबर बराबर हो जाएगा, तो इससे एक ज्यादा रहना चाहिए। कितना ज्यादा रहना चाहिए? एक ज्यादा रहना चाहिए। बात समझिएगा अभी पूरा ध्यान से। यानी मंशा यही थी कि कम से कम आपको आधे से ज्यादा वोट चाहिए। लेकिन क्या होगा कि अगर 4-4 आदमी वोट जाए, अगर यही नियम रख देते हैं कि टोटल जितना वोट डाला गया है और उसमें से बटा संग ये, तो इसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है। मान के चलिए कि 100 वोट डाला गया और 4 आदमी उठ गए, इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 25 और प्लस 1 हो गया 26। तो ये कितना वोट हो जाएगा? 26 वोट हो जाएंगे। तो कहा गया कि ये चीज सिस्टम सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक सुधार किया गया और कहा गया कि देखिए टोटल वोट की संख्या बटा उम्मीदवार प्लस 1। याद रखेंगे, टोटल वोट की संख्या, टोटल वोट की संख्या बटा उम्मीदवार प्लस 1, जितना आएगा उसमें एक और जोड़ दीजिएगा। जैसे मान लिए कि हमने 100 टोटल 100 वोट पड़ा और टोटल उम्मीदवार थे 4 उम्मीदवार, तो 4 से भाग नहीं दीजिएगा, 4 में एक और जोड़िएगा। अब फिर लास्ट में भी एक और जोड़ना है आपको। तो ये देखिए 100, ये हो गया 5, भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 और प्लस 1, यानी कम से कम आपको कितनी वोट चाहिए? 21 वोट चाहिए। कितना वोट चाहिए? 21 वोट चाहिए। लेकिन अगर यही हम प्लस 1 नहीं करते, ये वाला प्लस 1 नहीं करते, तो ज्यादा दिक्कत हो जाता है। कैसे? देखिए 100 उम्मीदवार खड़े थे और 100 वोट था, टोटल उम्मीदवार से भाग देते तो उम्मीदवार 4 थे और लास्ट में केवल ये वाला प्लस करते तो देखिए कितना आ जाता। इसमें भाग देंगे 25 प्लस 1 1, कितना आ जाता? 26 आ जाता। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये वाला जो नियम था, ये वाला नियम ये तभी अच्छा माना जा रहा था कि जब उम्मीदवारों की संख्या कम रह रही थी तब। अब उम्मीदवारों की संख्या इतनी ज्यादा हो जा रही थी कि कोटा तक पहुंचना मुश्किल था, इसलिए डिनोमिनेटर को बढ़ाने के लिए एक जोड़ दिया गया ताकि टोटल वैल्यू थोड़ी से कम आ जाए। इसका कुछ खास महत्व नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। जैसे a + b का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है ना, वैसे ये पॉलिटी का फॉर्मूला है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे लोग, ये एक तरह का नियम की तरह है, बाकी हर जगह कंसेप्ट है। इसमें जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट था हम आपको बता दिए। ये इसीलिए लास्ट में 1 जोड़ा गया ताकि वैल्यू जो बहुत ज्यादा हो जा रही थी कोटा की, उसको कुछ कम किया जा सके, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा बढ़ने से कोटा तक पहुंचना मुश्किल था। तो राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है? फटाफट बताएंगे। राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का जो कोटा होता है टोटल वोट बटा टोटल उम्मीदवार प्लस 1, अब पूरा भाग देने के बाद फिर एक साइड में एक ठो प्लस 1, दो प्लस 1 रहेगा। ये हो गया राष्ट्रपति का कोटा। इतना वोट आपको पाना ही है। अगर इतना वोट नहीं पाएंगे, जैसे देखिए राष्ट्रपति का कोटा कितना है यहाँ पे, ये तो मिटा देते हैं, ये वाला तो नियम है ही नहीं है। राष्ट्रपति का कोटा ये, हम अगर मान के चलिए कि एक आदमी 18 पाया वोट, एक आदमी 19 वोट पाया, एक आदमी 20 वोट पाया, बोलिए जीतेगा कौन?
आप कह देंगे कि सर 20 वाला जीत जाएगा भैया दोबारा चुनाव होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी मिनिमम कोटा के पास नहीं पहुंच पाया है, न्यूनतम कोटा के पास नहीं पहुंच पाया है। कोटा को इंग्लिश हिंदी दोनों में कोटा बोलते हैं। तो इसलिए इसमें एक डबल क्वालिफाइंग कर दिया गया है, डबल क्वालिफाइंग कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं गया कि आपको सबसे ज्यादा भी आना है और इस कोटा को भी क्रॉस करना है। तो राष्ट्रपति का कोटा समझ में आ गया, याद रखिएगा, इसको फॉर्मूला टाइप का है। इसमें जितना कोई कंसेप्ट खास नहीं है, कंसेप्ट रहेगा जहां वहां हम कंप्लीट बता देंगे, आप उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 56। आप बताइए आर्टिकल 56 में क्या होगा? टेन्योर होगा, जिसको कहते हैं कार्यकाल, टर्म्स, कार्यकाल, राष्ट्रपति का टर्म। टर्म मतलब क्या होता है? कार्यकाल। राष्ट्रपति साहब का कार्यकाल कितने दिन होता है? 5 साल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण के दिन से कितने साल के लिए, कितने दिन के लिए होते हैं? 5 साल के लिए होते हैं। हालांकि इसके पहले भी राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने त्यागपत्र वगैरह को देके जा सकते हैं। जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेंगे उस दिन से उनका कितना दिन गिना जाता है? 5 साल उनके कार्यकाल को जोड़ा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो जेन्युइन ही तो सबको पता होगा। इंडिया में ज़्यादातर चीज़ का कार्यकाल कितना साल है? 5 साल है। 6 साल उन्हीं का है जो पैसे, मतलब आगे बताएंगे 6 साल क्यों रखा गया था। 6 साल उन्हीं को रखा जाता है जिनको, मतलब जिनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है। जैसे सीएजी का कार्यकाल 6 साल रखा जाता है। तो ये 5 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल होते हैं। शपथ से कितने दिन तक होते हैं? 5 साल। इससे पहले अगर मर गए तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दिए गए महाभियोग लगा के तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल ही रह सकते हैं। हालांकि इससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है इनके कार्यकाल को। वो आर्टिकल 62 में आएगा। किस में आएगा? 62 में। करीब कर लें, आर्टिकल 62 में आएगा वो इनके कार्यकाल को बढ़ाना घटाना। लेकिन अभी यहाँ पर केवल चर्चा टेन्योर की है। और आपको आर्टिकल 62 जब पढ़ाएंगे ना, यहाँ देखिए इसमें तो केवल आर्टिकल 61 तक है। ये जब 62 पढ़ाएंगे तो आपको 5 कंडीशन बताएंगे कि जब राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ाया घटाया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए कार्यकाल को इतना ही समझिए, 5 साल होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का ट्रिक क्या था? पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, राष्ट्रपति का कार्यकाल का ट्रिक। यहाँ देखिए हो गया ये राष्ट्रपति का पद, ये उनका कार्यपालिका का प्रधान, 54 हो गया निर्वाचन, 55 हो गया कोटा, 56 हो गया कार्यकाल। 57 बताइएगा। 57 में तो बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। 57 में, 57 में क्या कर रहा है? राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है। आर्टिकल 57, एक ही राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन आगे दोबारा हो सकता है, दोबारा हो सकता है। जब राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन होगा वही राष्ट्रपति को सेकंड कार्यकाल के लिए बुलाया जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें भी उसे वह सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा जिसमें वो पहली बार में था। इसमें भी उसे एकल संक्रमणीय पालन करना है। इसमें भी उसका अनुपातिक पद्धति द्वारा गुप्त मतदान होगा, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी, इसी में किया जाता है दोबारा मतदान में। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो दोबारा आप आराम से हो जाएंगे। अब तक कितने राष्ट्रपति दोबारा चुने जा चुके हैं? बताइए, आंसर दीजिए। अब तक कितने राष्ट्रपति दोबारा चुने जा चुके हैं? आंसर दीजिए। अब तक मात्र एक राष्ट्रपति दोबारा चुने जा चुके हैं। नाम क्या उनका? अब तक मात्र एक ही राष्ट्रपति दोबारा चुने गए जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अब तक मात्र एक ही राष्ट्रपति चुने गए हैं, राजेंद्र प्रसाद नाम। एक राजेंद्र प्रसाद जी, जी गुड, वेरी गुड, राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? राजेंद्र प्रसाद सबका सही है। 111 कहाँ से लिख दिए भाई? एक करके 4 बार लिख देंगे आप। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब अगला अनुच्छेद कितना नंबर आएगा बाबू? 57 तक तो हो गया, राष्ट्रपति दोबारा हो सकते हैं। 58 में इनकी क्या होगी? योग्यता रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी भैया? इनकी योग्यता। अब आप ट्रिक पे देखिए, योग्यता 58 देखिए ना, इनकी क्या है? योग्यता है। 58 योग्यता। तो योग्यता समझ जाते हैं हम लोग। चलिए आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन या योग्यता। राष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी, योग्यता या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी, इनकी योग्यता। इनकी योग्यता में ध्यान दीजिए, ऐसी कई चीजें हैं जो सब में हो। भारत के वो क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक, भारत के
नागरिक होने चाहिए, भारत के भाई साहब नागरिक होनी चाहिए। दूसरा समझिए, कम से कम उनका 35 साल उम्र होना चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 साल उनका एज होना चाहिए, ये ज़रूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आगे समझेंगे। अभी उनके राष्ट्रपति यहाँ जो शर्तें हैं, ये शर्त देखिए, ये दशाएं हैं, ये वाला, इसमें हम बताएंगे आपको कि कुछ और भी दशाएं हैं, जैसे वो लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ का पद क्या है वो भी आगे समझाएंगे आपको। लोकसभा की योग्यता रहनी चाहिए, लोकसभा की योग्यता, ये फालतू चीज है, इसको नहीं पढ़ेंगे तभी चलेगा। लोकसभा की योग्यता रहनी चाहिए। अरे भैया, लोकसभा में क्या योग्यता है? लोकसभा के लिए दुइये को योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ तो हम लिखिए दिए हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और कहा है कम से कम 25 साल का एज होना चाहिए। अरे भैया, जब 35 साल हुआ है तो 25 साल होने के बाद है ना 35 हुआ होगा, ये कोई खास बहस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है 3 नंबर का। मेन 2 ही योग्यता है, 35 साल होना चाहिए और भारत का नागरिक होने चाहिए। भारत की नागरिक नहीं है तो आपको राष्ट्रपति का पद नहीं दिया जाएगा। अब इसमें एक समस्या आ गई। समस्या क्या आई कि भारत में तो बहुते आदमी भारत के नागरिक हैं, लोग करोड़ों हैं नागरिक, 130 करोड़ भारत के नागरिक हैं। अब 35 साल उम्र है, पता चला कोनो रिक्शा वाला कहा कि दो बहुत दिन रिक्शा चला लिया, अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, तो रिक्शा छोड़ के चल जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने में, तब तो हो गया काम। यहाँ पर चुनाव दिक्कत क्या है कि सब रिक्शा वाला, ठेला वाला, बूढ़ सूढ़ आदमी, जितना गांव का आदमी है, पता होगा यार ये रे बुढ़वा मरता नहीं है, चल जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में उठने। अब वहाँ 200 आदमी उठ गया, अब वहाँ जो वोट डालना है तो याद कीजिए वहाँ प्रिफरेबल वोट है। सोच रहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, पगला जाएगा वोट डालते डालते। कहा गया रे भाई साहब, ये तो राष्ट्रपति के चुनाव में बवाल करा देगा सब। अब इसको सुधार करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ताकि इससे वहाँ पर कुछ भीड़ को कम किया जा सके। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इतना समझ रहे हैं ना कि 35 साल ही हो गए, भारत का नागरिक हो 35। अब भीड़ को कैसे कम कीजिएगा? तो भीड़ को कम करने के लिए कुछ शर्तें लगा दी गई। शर्त नंबर लगा दिया गया, ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन शर्त नंबर। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का मतलब क्या होता है? देखिए, संसद में से, यानी पार्लियामेंट में, याद रखिएगा, संसद यानी पार्लियामेंट। संसद में कौन कौन आ जाते हैं भाई? तो संसद में तो लोकसभा भी आ जाता है, राज्यसभा भी आ जाता है। संसद, इसमें आएगा लोकसभा और आएगा राज्यसभा। इसमें से 50 ऐसे आदमी चाहिए, चाहे आप लोकसभा से लाइए या राज्यसभा से आइए। आपका मर्जी हो तो 50 लोकसभा से लाइए, आपका मर्जी है तो 50 राज्यसभा से लाइए, आपका मर्जी है तो 10 गो लोकसभा से लाइए, 40 गो राज्यसभा से लाइए। माने दोनों में से या किसी एक से आपको 50 प्रस्तावक चाहिए। मतलब क्या है कि आप खुद चुनाव में नहीं उठिएगा, ये जो 50 प्रस्तावक हैं ये आपके नाम को ले आकर चुनाव आयोग को देंगे कि हम चाहते हैं खान सर राष्ट्रपति के चुनाव में उठे हैं। हम खुद जाके नहीं कहेंगे कि हम उठना चाहते हैं। लो, जितना रिक्शा ठेला, बूढ़ सूढ़ आदमी जिनको मन कर रहा था राष्ट्रपति के चुनाव में, अब बताइए उनका 50 गो प्रस्तावक कहाँ से, घर से लाएंगे? 50 गो सांसद से, उन लोग 50 गो सांसद का लोग नाम नहीं जानते होंगे, सांसद से कहेंगे हमरा राष्ट्रपति के चुनाव में उठाइए। लेकिन क्या होगा, मान के चलिए कि अगर 50 गो प्रस्तावक मिल गया, तब कहा गया कि अभी एगो और छांटो। 50 जो प्रस्तावक हैं जो आप चुनाव आयोग के पास ले जाके गए हैं कि हम 50 लोग सहमत हैं कि खान सर चुनाव में उठे, तो वो चुनाव आयोग कहेगा ठीक है आप लोग जाइए, और दूसरा 50 गो और सांसद लाइए। यानी जो ये 50 आ गए हैं, अब इनका काम हो गया कि हाँ भैया आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया कि खान सर राष्ट्रपति के चुनाव में उठेंगे। लेकिन आप अलग से 50 ठो और सांसद को भेजिए जो इस पर अपनी अनुमति देते हों। तो लिखित अनुमति को अनुमोदन कहते हैं, यानी लिखित वो उस पर क्या दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं, लिखित अनुमति देते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो 50 ठो प्रस्तावक चाहिए, 50 ठो अनुमोदक, यानी ओवरऑल हमको 100 ठो सांसदों से पहुंच होनी चाहिए। जब 100 सांसदों से पहुंच हो जाएगा तब जाके आप बनेंगे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होंगे। बनेंगे नहीं, खड़ा होंगे। यही सब मामला ठंडा गया। नहीं तो भारत के नागरिक 35 साल का आदमी तो करोड़ों हो जाएगा, संसद में बैठाने का जगह नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्तावक की कितनी संख्या? 50। अच्छा एक बात बताइए, आपके मन में सवाल आता होगा,
क्या जो व्यक्ति प्रस्तावक में है वो अनुमोदक में भी हो सकता है? नहीं। ये 50 अलग होने चाहिए और ये 50 अलग होने चाहिए, दोनों में कोई मैचिंग नहीं होनी चाहिए, याद रखेंगे। हाँ, ये भले कर सकते हैं कि इधर से 10 गो लाइए, इधर से 40 लाइए, या यहीं से लाइए, मतलब कैसे भी करके लाइए, मिला के लाइए अलग अलग, लेकिन 50 होना चाहिए। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जब मिला देंगे तब राष्ट्रपति के चुनाव में आप खड़े हो सकते हैं। सारा भीड़ शांत हो गया, तो राष्ट्रपति की योग्यता बताएंगे। 4 गो योग्यता: भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 साल एज का हो, लोकसभा में चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो, और साथ ही साथ वह 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उसके फेवर में हो, तब राष्ट्रपति के चुनाव में वह व्यक्ति खड़ा हो सकता है। अदरवाइज वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, किसी को इसमें दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते। तो अब अगला अनुच्छेद कौन आएगा, खुद से बताइए बाबू। ये देखिए, राष्ट्रपति की तो हमने योग्यता देख ली 58 में। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की दशाएं 59 में। राष्ट्रपति की दशाएं 59 में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने राष्ट्रपति साहब की योग्यता देख लिया। अब यहाँ देखते हैं राष्ट्रपति साहब की दशाएं 59, आर्टिकल 59, राष्ट्रपति की दशा। दशा मतलब क्या होता है? कंडीशन। कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए? कंडीशंस होने चाहिए। कौन कौन से कंडीशन? पहला भैया, आपको कंडीशन नंबर 1, जमानत। जमानत कितनी? 15,000 रुपये जमानत रखनी चाहिए। जमानत नहीं रखेंगे तो सब होने के बावजूद भगा देगा, कहेगा इतना गरीब आदमी को नहीं रखने देंगे। दूसरा होगा, पागल नहीं होने चाहिए, ये तो सबको पता है पागल। तीसरा, दिवालिया। दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया को इंसॉल्वेंटी बोलते हैं या बैंकरप्टी बोलते हैं। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। अब ये समझे में नहीं आया होगा किसी को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके अलावे क्या होना चाहिए? संसद या विधानमंडल। विधानमंडल, अभी बताइए, संसद में क्या होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। इसमें क्या होता है? विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। इसको बाद में समझाएंगे, पहले यहाँ समझिए। ये तो समझा दिए हैं, जमानत आपको 15,000 रुपये रखने हैं, और अगर 1/6 वोट नहीं मिलेगा तो जब्त हो जाएगा। पागल सबको समझ में आता है, बौरा गया है तो पागल हो गया है, तो उसको भी चुनाव में नहीं रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वो मंत्री बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 25 घंटा बिजली देंगे। अरे भैया 24 घंटा होता है, 25 घंटा कहाँ से बिजली देगा भाई? दिवालिया समझिए, दिवालिया उस व्यक्ति को बोला जाता है जिसने अपने औकात से ज़्यादा कर्जा ले लिया है। अब वो कर्जा चुका ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए हम कर्जा ले ले 200 करोड़ रुपया, अब हमसे 200 करोड़ रुपया हम कर्जा ले लिए, हमसे कोई कर्जवा वापस मांगेगा तो हमारे पास 200 करोड़ रुपये नहीं है, तो हम उससे क्या कहेंगे कि भैया या तो तुम हमारा कर्जा माफ़ कर दे या तो हमारा जान ले ले। और क्या कर सकते हो? उसी को कहते हैं दिवालिया हो जाना। एक मूवी थी चुपके चुपके, कौन हीरो था उसमें? अरे शाहिद कपूर। शाहिद कपूर देखते हैं, गूंगा रहता है, अबा अबा बोलते रहता है वहाँ पे, तो शाहिद कपूर। शाहिद कपूर क्या हो गया रहता है उसमें? दिवालिया हो गया रहता है। इतना ना कर्जा ले लेता है कि कहता है कि या तो आप लोग हमारा कर्जा माफ कीजिए या तो मुझे समुद्र में कूद कर जान देने दीजिए। तो कहता है अरे कूद जो, शक्ति कपूर बोलता है कूद जो, तो कूद जाता है, सोच रहा बच जाता है वहाँ पे। तो ऐसे व्यक्ति को आप कभी भी राष्ट्रपति नहीं कहिएगा। तो आप कहेंगे कि सर हमारा संविधान गरीब के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भाई गरीब के कहाँ बोला गरीब नहीं लड़ सकते? आप यदि गरीब हैं तो गरीब में ही रहिए ना। आप अपने औकात से ज्यादा कर्जा काहे ले लिए? नीरव मोदी क्या हो चुका है? दिवालिया। गरीब थोड़ी है वो। आप ये क्या नाम, विजय माल्या दिवालिया हो चुके हैं। सहारा कंपनी के चेयरमैन सुब्रत राव दिवालिया घोषित कर दिए गए थे। हो गए थे कि नहीं? बहुत सारी कंपनी हो जाती है। उत्तर प्रदेश का एक झूला डालडा था, वो भी दिवालिया होने के कगार पे आ गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? दिवालिया मतलब। अब एक बात बताइए,
संविधान वालों ने इस बात को लिखा तो क्या सोच के लिखा, दिवालिया की बात को? वो यही सोच के लिखा कि अगर ऐसे व्यक्ति को हम भारत का राष्ट्रपति बनाएंगे ना, जो क्या हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, तो ये व्यक्ति जब राष्ट्रपति के चुनाव जीतेगा तो वो सीधे सीधे क्या करेगा, पैसा लूटना सोचेगा कि पहले पूरा पैसा हम ही ले लेते हैं, कर्जा भर देते हैं। तो देश के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि वो कर्जा भरने में लगा देगा। तो दिवालिया व्यक्ति को नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और एक और चीज समझिए ध्यान से, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। पागल दिवालिया तो समझ में आ गया ना, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। आप लोग को भी हम कहते हैं, लाइफ में कभी भी कितना भी पैसा हो जाए, ऐसा मत रहिएगा आप लोग की मतलब देखने में लग जाए। पता है, अमीरों की तो आधी सैलरी ये दिखाने में चली जाती है कि हम अमीर हैं। मर्सिडीज कार रखेंगे, होटल में जाएंगे, भयानक भयानक, आधा पैसा उधर चल जाता है कि भैया हम अमीर हैं। अमीर गरीब कुछ नहीं होता है लोग, बस दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है? सिंपल भाषा में समझिए कि आप सरकारी नौकरी पर नहीं होने चाहिए। यदि आप सरकारी नौकरी पर हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने से पहले आपको अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाभ के पद पर आप नहीं रहने चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद, सरकारी नौकरी को हम लोग क्या कहते हैं? लाभ का पद। किसी को कोई दिक्कत? लाभ का पद मतलब क्या होता है बहू? सरकारी नौकरी। एक बात बताइए, हम राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ सकते हैं? एकदम लड़ सकते हैं। रीजन क्या है? जमानत राशि 15,000 रुपया रख देंगे। पागल है नहीं, दिवालिया है नहीं, लाभ के पद पर भी नहीं है। तो जो व्यक्ति लाभ के पद पर रहता है वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे लाभ का पद यानी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिए, कितना नाइंसाफी किया ये लोगों ने। यहां कहा है कि अगर आप सरकारी नौकरी पे हैं तो चुनाव लड़ने से पहले ही आपको यह सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब देखिए ये संविधान वालों ने पक्षपात कैसे किया। उन्होंने कहा है कि आप संसद के सदस्य नहीं रहने चाहिए, यानी ना ही आप लोकसभा के सदस्य रहने चाहिए, यानी ना ही राज्यसभा के सदस्य रहने चाहिए, और ना ही विधानमंडल में आप कहीं के एमएलए रहना चाहिए, ना ही आप एमपी होने चाहिए, ना ही एमएलए होने चाहिए। लेकिन अगर आप एमपी हैं या एमएलए हैं या कहीं के राज्यपाल हैं तो वो लाभ का पद थोड़ी है। अरे एमपी बनना, एमएलए बनना, राज्यपाल बनना ये लाभ का पद नहीं है। ये तो जनता के सेवक हैं लोग, जनता के क्या हैं? सेवक हैं। और अगर ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो लड़ सकता है, और अगर जीत गया तब वो जाकर इस्तीफा देगा। और यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर सरकारी नौकरी में है तो पहले इस्तीफा दीजिए, बाद में चुनाव लड़िए। और यहाँ बोलता है कि अगर आप सांसद हैं कोई दिक्कत नहीं, एमएलए हैं कोई दिक्कत नहीं, राज्यपाल हैं कोई दिक्कत नहीं, लड़ सकते हैं, आप तो जनता के सेवक हैं। जीत गए तो इस्तीफा दे दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद राज्यपाल बनाए, उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के राज्यपाल थे कोविंद जी। वो राज्यपाल थे तो सरकारी नौकरी तो है नहीं, जनता के सेवक हैं। चुनाव जीत गए, जब कंफर्म हो गया कि हम सिक्योर हैं, तब जाकर उन्होंने क्या किया कि अपने पद से इस्तीफा दिया। वाह रे भाई वाह, सरकारी नौकरी वाला पे तो नहीं नियम। अब चलिए उपराष्ट्रपति साहब को देख लीजिए। उपराष्ट्रपति भी संसद के सदस्य थे, वेंकैया नायडू साहब। जब जीते तब जाके इस्तीफा दिए। यानी नेताओं के लिए ये संविधान जो है बड़ा बेहतरीन तरह से एकदम सिक्योरिटी प्रदान है कि जीत गए तो अच्छा है, नहीं जीते तो वहीं आ जाना। अब बेचारा कोई सरकारी नौकरी का, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है सरकारी नौकरी का, अगर वो राष्ट्रपति में जा रहा है तब तो पता चला कि आपने नौकरियां छिनवाइए उससे, अब पता चला हार गया तो घर चल जाएगा, तो वैसे ही वो दिवालिया हो जाएगा। यानी एक बार आप उससे नौकरी छीन लीजिए, अगली बार वो दिवालिया हो जाएगा तो उठिए नहीं पाएगा। गजब बात बोलता है। ये गलत है कि नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोनों जगह सेम नियम कर दीजिए कि अगर आप सरकारी नौकरी में है तो आप भी चुनाव नौकरी छोड़ दीजिए, तब चुनाव में लड़िए, ताकि आप पूरी तरह से फोकस चुनाव पे कर पाएंगे। और यहाँ भी कीजिए कि आप सांसद हैं या विधायक हैं या राज्यपाल हैं तो पूरी तरह से छोड़ दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि अभी आप जीतने के बाद छोड़ेंगे, मतलब ये सिक्योर ये अनसिक्योर, अरे गलत बात है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े। स्पीड ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं जी, स्पीड ज़्यादा कहाँ है, नॉर्मल पढ़ा रहे हैं। आपका पढ़ने का स्पीड धीमा है। चलिए थोड़ा सा धीरे बता देंगे।
लोकसभा भंग कैसे होती है भाई, ये लोकसभा जब पढ़ाएंगे आर्टिकल 81 तब बता देंगे। अभी राष्ट्रपति पे रहिए ना आप लोग, बार बार समझाते हैं कि जो टॉपिक है मेन उस पे रहिए। हो गया? चलिए, जिनको कमेंट से दिक्कत हो रहा है ना वो फुल स्क्रीन कर लो लोग भाई, समझ आया? नहीं तो कमेंट इतना उल्टा पुल्टा बहुत ज्यादा करता है ऐसा। आगे बढ़ जाए। चलिए, जितने लोग का पेमेंट फंसा है आप कहानी मत सुनाया कीजिए कि सर हम इतना तारीख को खरीदे थे। चुपचाप अपना नाम, स्क्रीनशॉट जो पेमेंट दिए थे वो, और मोबाइल नंबर वो इंक्वायरी के नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। बेवकूफ़ सब लिख देता है, सब परचेज हो गया था, ये नहीं हो गया। अब मोबाइल आपके नाम से कोई खोजेगा? यहाँ पे 2 लाख लड़का पढ़ रहा है सब। और जितने लड़का लोग इधर उधर से होशियारी कर रहा था लोग कि अपने कोई लड़का बेच रहा था खान सर का कोर्स ले लो, उन लोग का फंस गया है। अब हल्ला नहीं करेंगे लोग, उन लोग का फंस गया, उन लोग को एप्लीकेशन से ही ब्लॉक कर दिया जाएगा और कभी नहीं जुड़ पाएंगे आप लोग। पैसा दिए होंगे, रिफंड भी नहीं होगा। तो जितने ऐसे फर्जी वाले थे उन लोग का तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सिस्टम खत्म कर दिया गया। और उसके बाद से जो जेन्युइन है उनका हो जाएगा। थोड़ा सा 24-48 घंटा का समय लग जाता है। ये समझ में आ गया आप लोग को, राष्ट्रपति की दशाएं और राष्ट्रपति की शर्तें। अब दोनों में एक चीज देखिए ध्यान से, ये है योग्यता। ये क्या है? योग्यता। ये होना चाहिए आपके पास, नागरिक होने चाहिए, 35 साल का एज होना चाहिए, ये योग्यता है। 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये है कि आप देखिए ध्यान से। अच्छा देखिए, योग्यता में ना एक काम कीजिए, ये 15,000 वाले को भी ना योग्यता में डाल दीजिए। ये 15,000 रुपया, 15,000 रुपया जमानत राशि है। ये 15,000 रुपये क्या होनी चाहिए? जमानत राशि होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सांसद नहीं हो, विधायक नहीं हो। लेकिन इसमें एक सिक्योरिटी है कि भाई आप शपथ लेने से पहले छोड़ सकते हैं, जीतने जब एकदम जीत जाए तब छोड़िए। समझ में आ गया? तो योग्यता यानी एलिजिबिलिटी उसे कहते हैं जो होना चाहिए, और कंडीशन उसे कहते हैं जो नहीं होना चाहिए। तो 58 में कह रहा है क्या क्या होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, भारत का नागरिक हो, 35 साल आयु हो, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक हो, 15,000 जमानत रखा हो, ये योग्यता है। कंडीशन यानी शर्तें क्या है, क्या क्या दशाएं यानी शर्त क्या है। शर्त राष्ट्रपति के लिए दशा, शर्त, ये क्या चीज है? तो जो नहीं होना चाहिए, भैया पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए वो बोले तो कंडीशन यानी शर्तें। अरे भैया यहाँ शर्त लिख दिए क्या? और जो होना चाहिए वो योग्यता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक में 59 हो गया। आगे क्या है ये देखिए, 59 हो गया। बताइए 52 से लेके 59 तक आप लोग को समझ में आ गया। अब 60 नंबर बताइए तो क्या है? राष्ट्रपति साहब के शपथ है। राष्ट्रपति साहब का क्या है? शपथ। राष्ट्रपति का शपथ नहीं समझे जी? राष्ट्रपति आधा यहाँ तक लेके चले आए लोग, अभी तो राष्ट्रपति का टेलर चल रहा है। अभी राष्ट्रपति की शक्तियां बची हुई है, बहुत ज्यादा उसके पास शक्ति है राष्ट्रपति के लिए। अब अगला नंबर अनुच्छेद आएगा 60। स से क्या होता है? शपथ यानी ओथ। राष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाएगा? ओथ कौन दिलाएंगे इनको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ओथ भी देख लेते हैं। आर्टिकल कितना में आएगा? आर्टिकल संख्या 60। लड़का कमेंट कर रहा है सर आप हाफ गए। हाफ इसलिए गए ना, यहाँ क्लास में कोई नहीं बैठा है अकेले हम एक तो टेक्नीशियन इसी में चिल्लाए जाओ। और क्लास रहता है ना तो थोड़ा हंसी मजाक होते रहता है बीच बीच में, कभी कोई डाउट पूछेगा। यहाँ थोड़ा सा ना आदमी हाफ जाता है। सुबह से नाश्ता भी नहीं किए। रात में खाना खाए थे लोग जी? हाँ रात में तो खाए थे। आगे देखिए शपथ। राष्ट्रपति का शपथ। शपथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओथ। ओथ मतलब क्या होता है? शपथ। जो प्रतिज्ञा पत्र लेते हैं, मैं शपथ लेता हूं, ऐसे शपथ लेते हैं ना वहां पे, तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति साहब को। तो समझिए ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज रहते हैं। समझ आ गया? सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपके 33 जज और एगो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 34 है, अभी तो 35 हो गए हैं। अभी वर्तमान समय में इतने ही उपस्थित हैं, 34 जज उपस्थित है। ठीक है,
आगे समझते हैं, 35 हो जाएंगे इसमें। तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये वाले मुख्य न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि सर आप 34 है कि 35 है कि 31 है, ये सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे। इसमें लड़कवा सब में नहीं, दिक्कत होता है, ट्रैकवा छोड़ के भाग जाता है। सर भैया तुम्हारा ट्रैक क्या है ये बताओ। राष्ट्रपति और अनुच्छेद राष्ट्रपति का ओथ है, तो ओथ पे सीमित रहो ना, सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर पे काहे जाते हो। वहां जब आएंगे तो एकदम डिटेल से बताएंगे इसके बारे में। तो कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो ओथ दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मान लीजिए इनका तबीयत खराब हो गया, बुखार हो गया, बेटी के नैहर चल गए, चाहे अपने ससुराल चल गए, सड़वान के यहाँ घूमने चल गए, नहीं है राष्ट्रपति, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं है तो क्या दिक्कत है, 34 में से आप नहीं है, बाकी 33 गो है ना, इसमें जो सीनियर होगा वो राष्ट्रपति साहब को शपथ दिला देगा। मान लीजिए कि 5 गो सीनियर घूमने गया है सर नैनीताल, जा अब क्या होगा, तो भाई 33 नहीं ना घूमने चल जाएगा सब, मैंने सुप्रीम कोर्ट खाली हो जाएगा, घूमने जाएगा सब। तो अरे भैया दिमाग लगाओ, सुप्रीम कोर्ट खाली हो जाएगा, उन्हें सब जज चल जाएगा सब, ऐसा थोड़ी होगा भाई, एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है कि सब चल जाएगा यहाँ पे। तो जो भी बचा रहेगा वो राष्ट्रपति साहब को शपथ दिलाएगा। हालांकि शपथ दिलाने का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े साहब, S.A. बोबड़े साहब की जिम्मेदारी होगी, जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। ये नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी के जजेज में से जो सीनियर होगा वो शपथ दिलाएगा। सब के सब कैसे चले जाएंगे, सब के सब जाने का मतलब भारत गुलाम हो गया, सारा जज चल जाएगा। तो राष्ट्रपति की शपथ हो गए सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, ये हो गए राष्ट्रपति साहब की शपथ। कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। शॉर्टकट बोलिए, पकानी कोका दुयो दसम, हो गया। आर्टिकल बोलिए, 52 से शुरू होगा, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 59, 60, 61 हो गया। यहाँ पे बताइए, फटाफट बताएंगे। 52 राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से आया है। 53 एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव CEO होता है। 54 बोलिए फटाफट, नियुक्ति निर्वाचन, निर्वाचन कौन करते हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। वयस्क लोग अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा के, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के, विधान परिषद भाग नहीं लेती है। इसके निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय यानी ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स द्वारा होता है, और अनुपातिक पद्धति यानी प्रीफरेबल वोट से होता है। प्रथम चरण द्वितीय चरण की मतगणना होती है। अब अमूमन तो लोग प्रथम चरण में जीत जाते हैं, लेकिन अगर नहीं जीत पाए तो बीवी गिरी की तरह दूसरे चरण की मतगणना भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 15 हज़ार जमानत के रूप में रखना पड़ता है, अगर 1/6 वोट नहीं पाए तो खत्म हो जाएंगे। इसमें MLA के वोट की वैल्यू कितनी होती है, जनसंख्या बटा MLA गुणे 1000, और MP के वोट की वैल्यू कितनी होती है, टोटल MLA का वोट बटा टोटल MP की संख्या, ये हो जाती है MLA की वोट। ये तो समझा दिए थे। इसमें कोटा क्या होता है, 55 में क्या है भैया, कोटा है, राष्ट्रपति का कोटा। कोटा क्या होता है, टोटल कितना वोट डाला गया है राष्ट्रपति साहब को, टोटल कितने मेंबर उठे हैं, मतलब उम्मीदवार हैं, +1 और +1 इधर 1, ये तो समझ में आ गया। कोटा। कार्यकाल कितना साल होता है, 56 में क्या है भैया, कार्यकाल, कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। 57 दोबारा आप हो सकते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद दोबारा उठ गए थे। योग्यता में क्या है, क्या क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, भारत का नागरिक, 35 साल आयु, 15,000 जमानत राशि, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होना चाहिए। 59 क्या क्या नहीं होना चाहिए, पागल नहीं, दिवालिया नहीं, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, विधानसभा का पद नहीं होना चाहिए, या संसद का कोई सद नहीं होना चाहिए। ये तो योग्य, ये क्या थी, ये दशाएं या कंडीशन थी। 60 में क्या है भैया, शपथ कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI दिलाते हैं। 61 में इम्पीचमेंट है, राष्ट्रपति का महाभियोग। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग कहते हैं, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को लतिया देना, महाभियोग कहलाता है। कोई पूछे महाभियोग मतलब क्या होता है, तो सीधा बोलिएगा राष्ट्रपति को लतिया दो, महाभियोग कहलाता है। राष्ट्रपति भी तो गलती करेगा ना, तो उसको अब ऐसे कैसे कहिएगा कि सर मतलब लतिया देना, तो उसको अच्छा शब्द बोलता है, महाभियोग। हो गया। इंग्लिश में नोट्स एंड इसको प्रोवाइड करा दीजिए बाबू, इंग्लिश तो ट्रांसलेट हो रहा है, ट्रांसलेट करने में टाइम लग जाएगा आपका, वो प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, जितने लोग को हिंदी में मिल रहा है ना, अभी आपको हैंड रिटन मिल रहा है, जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपको
टाइप किया हुआ PDF मिल जाएगा। ठीक है, दोनों आपको जो अच्छा लगे आप उसको रख सकते हैं, आपकी इच्छा। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। आगे क्लास देखें, मैप का क्लास में क्या प्रॉब्लम है भाई? मैप का क्लास चलेगा 1 बजे से, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया होगा इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा होगा आप लोग को। अब आज के लिए क्लास को इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि महाभियोग जो है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, महाभियोग को पढ़ाएंगे अब आगे के क्लास में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये भाग 5 जो है ना, देखिए भाग 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से तहिया तहिया के पढ़िए, हड़बड़ा के पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। महाभियोग को अस्थिर समझाएंगे अभी आप लोग को। स्पीड हम बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, धीरे बोलेंगे आपने। आगे देखते हैं सब। दरोगा वाला क्लास आज शाम 6 बजे से चलेगा, दरोगा का क्लास शाम 6 बजे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब कल हम आपको बता देंगे महाभियोग के बारे में, कल पढ़ा देंगे महाभियोग, आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले हम बस रिवाइज करा देते हैं 2 मिनट में, और उसके बाद से आप लोग को क्लास को एंड करेंगे। चलिए देखिए, आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। भारत राज्य 2 विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्यों में तोड़फोड़ कर सकते हैं। भाग 4 जब 2 और 3 का प्रयोग होगा तो राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेंगे। ये सब हो गया भाग नंबर 1। 5 में क्या है? नागरिकता। 6 पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। 7 भारत से जो पाकिस्तान चले गए उनकी। 8 भारत के जो क्या हो सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं, आपकी नागरिकता का समापन वगैरह नहीं किया जाएगा। ये सब इसमें क्या थे? नागरिकता में किया गया था। 9 में ऐसे 10 में क्या था? नागरिकता का बना रहना। 11 में संसद आपके नागरिकता को छीन सकती है। 12 में परिभाषा थी राज्य की। 13 में मूल कहा गया था कि मूल अधिकार में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकार को डिस्टर्ब करता हो। 14 में क्या था? कानून के आगे समानता। 15 में जाति धर्म में समानता। 16 में नौकरी में समानता। 17 में छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता थी, जैसे 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 2 में सभा करने की स्वतंत्रता, 3 में संगठन बनाने की चर्चा, 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 5 में बस जाने की स्वतंत्रता, 6 में संपत्ति, 7 में क्या था? आपका व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 20 में क्या बोला गया था भैया? 20 में क्या कहा था? एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के कानून के हिसाब से देंगे। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी में निजता का अधिकार था। 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को दिखाना पड़ेगा। इसी में आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन था, जिसको आप निवारक निरोध कहते। 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24 इसमें क्या कर सकते थे? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगा सकते थे। 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता बता दिए थे, फटाफट रिवाइज कीजिए। 27 धार्मिक काम के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 जो सरकारी विद्यालयों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 अल्पसंख्यकों को आप विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं, वो अपने धार्मिक चीज़ों को मतलब वो अपनी संस्कृति, जैन धर्म वाले नंगे भी आके पढ़ सकते हैं, मुसलमान लोग बुर्का पहन के आ सकते हैं, पंडित जी लोग चुरकी पहन के आ सकते हैं, सरदार जी पगड़ी बांध के आ सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। अगर ये अल्पसंख्यकों को दिक्कत हो रहा है तो अपना कॉलेज को खोल सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था, खत्म कर दिया गया। 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। 19 को संविधान की रीढ़ कहते हैं। इसमें 5 प्रकार के रीट की चर्चा थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और सर्जरी वगैरह थे सब, ये सब 32 में। 33 में क्या था भैया? ये अब 33 में आपको छीनने के लिए कहा दिया गया था भैया कि आपको मतलब जो कुछ लोगों के मूल अधिकार को छीनने की चर्चा थी, जैसे मीडिया वगैरह। 34 में आपका था आर्मर सेना का कानून, और 35 में कहा गया था इस कानून को लागू करने के लिए विधियां थी। यहाँ तक समझा दिए थे। 36 बोलिए राज्य की परिभाषा। 37 न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 लोक कल्याण। 29 महिला पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन। 39 का क निःशुल्क विधि सहायता। 40 ग्राम पंचायत। 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। 42 न्याय संगत मनोचित तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। 43 में था आपको निर्वाह आयोग मजदूरी। 43 के ए में था कामगारों में भागीदारी। 43 के बी में था आपका क्या चीज? सहकारिता समिति। 44 समान सिविल संहिता। 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 46 ST SC। 47 क्या था? पोषायुक्त आहार था। 48 कृषि एवं पशुपालन। 48 का क वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। 39 था राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों की रक्षा करना। 50 तो था न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग कर देना। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अब यहाँ खत्म हो गया। 51 के क में क्या था? मूल कर्तव्य था, जिसे जोड़ा गया था सरदार सिंह सड़क समिति की सिफारिश पर, लेकिन इसे लागू करने के लिए वर्मा कमेटी ने बोला था। इसमें 4 ऐसे मूल कर्तव्य जो दंडनीय है, हालांकि नहीं मानेंगे तो कोई दंड की बात नहीं दिया गया। इसे 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तब 10 था, लेकिन 86वां संशोधन 2002 द्वारा एक और जोड़ दिया गया। अभी 11 था, शुरू में 1 को नहीं था, बाद में 10 हो गया, अभी एक और जोड़ के वर्तमान में 11 हो गया। यहाँ तक समझा दिए?
ऐसे पॉलिटी बहुत बड़का थोड़ी है जी, इतने से क्वेश्चन नहीं आता, याद रहेगा तो ठीक है। और उसमें पकानिको का द्वयोदशम 52 से लेके कहाँ तक था, 52 से लेके 61 तक पकानिको का द्वयोदशम। किसी को दिक्कत? वही पॉलिटी यही है। पॉलिटी देखिए कभी भी रिवाइज कीजिएगा ना तो रिवाइज करने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब लड़का सबको देखते हैं माँ का पोथा पथरी लेके रिवाइज कर देता है। एगो सादा पन्ना लीजिए, मान लीजिए कहीं से आप जलेबी खरीदे, जलेबी खा गए, उसको उलाटिए जलेबी का कागज, उसके पीछे ऐसे ही लिख दीजिए, हो गया रिवाइज करने के लिए। आधा 1 घंटा रिवाइज किया जाता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास को फिर मिलेंगे। आज बहुत हो गया क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा महाभियोग, इम्पीचमेंट, उसमें नियम कानून बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसको समझाने में टाइम लग जाता है। इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। देखिए बाबू, आप सब लोग को कहते हैं अगर फालतू कमेंट्स आएंगे तो हम ऑफ कर देंगे और ब्लॉक कर देंगे। हम जिनका ये देख लिए ना, ये ऐसे इमोजी ऐसे चेहरा बना बना के जो भेज देते हैं लोग, ये सब कमेंट नहीं करो बाबू। ये यूट्यूब थोड़ी है कि आप कुछ भी कमेंट कर दोगे। सर यूट्यूब यूट्यूब नहीं जी, इस तरह के कमेंट नहीं कीजिए। आप लोग के वजह से बाकी लड़के परेशान हो जाते हैं। सर देख रहे हैं, ये सब इमोजी वगैरह बना बना भेज देते हैं। ये सब समस्या आप लोग मैनेज कीजिए, वरना समस्या आप ही को होगा। ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, हमको क्या जाता है, बंद कर देंगे। यहाँ आएंगे लाइव क्लास लेके चल जाएंगे। क्या कर लीजिएगा ऑनलाइन में चिल्ला चिल्ला के, कुछ नहीं। तो आपको जब सहूलियत दिया जाता है तो करिए। देखें ना, ऑफिस का नंबर बंद कर दिया गया, क्यों? सर गुड मॉर्निंग सर, खान सर से बात करना। अरे भाई आप जरा कल्पना कीजिए, हमसे बात करेंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे कब? इसलिए फोन कर रहा है सर। अब स्टाफ पागल हो गया, फोन करके हाँ खान सर बोल रहे हैं। मतलब आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि खान सर अपना पर्सनल नंबर देंगे आपको बात करने के लिए। तेरे भैया मैंने हम पगला जाएंगे भाई, हम इतना लोगों से। आप कभी बात करना होगा तो क्लास में आएंगे आप लोग, जब लॉकडाउन खत्म होगा, मतलब जब क्लास ओपन होगा तब हमसे बात करेंगे लोग। खुद से कॉमन सेंस लगाइए। स्टाफ फोन उठा रहा है तो कह रहा खान सर कहाँ है, तो कह रहा खान सर से बात नहीं होगी, तो कह रहा इमरजेंसी है, नहीं से बात करना है। तो पूछ रहा बताइए ना क्या दिक्कत है, नहीं इमरजेंसी है। तो क्या इमरजेंसी है? तो एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है। मैंने हम बताएंगे हम बंद कर दिया परेशान होकर। 100 कॉल में से 90 कॉल केवल इसलिए आ रहे थे कि खान सर से बात करना। यार पॉसिबल है? खुद सोचो यार, पगला जाएंगे हम बात करते करते, फिर पढ़ाएंगे कब? इसलिए आप लोग अपनी गलती की वजह से सबको भुगतना पड़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इस सब का ध्यान रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। दरोगा के क्लास में मिलेंगे शाम 6 बजे, ठीक है?